क्या इंडियन सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या फिर एक आईना या फिर एक रेवोल्यूशन? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों इसको इंडियन पैरेलल सिनेमा बोला जाता है? और वहीं इंडिया में एक 29 साल के फिल्म मेकर जो कि बिजी थे एडवर्टीजमेंट बनाने में, उनको अभी भी अपनी कुछ कहानियों को बताना था। अगर ये कहानियां इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो ये फेल क्यों हुई? बात है 1950s की, जब इंडिया को जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी और हमारा इंडियन सिनेमा एक क्रॉस रोड्स पे था, जहाँ पे एक तरफ सितारों से सजी धजी स्टार कास्ट थी, बड़ी बड़ी लाइटें थी, बड़े बड़े सेट्स थे, और वहीं दूसरी तरफ थे इंडिया की रियल कहानियां। रामा शेट्टी के आदमियों को नहीं छुआ जाएगा। उन लोगों ने हमारे कांस्टेबल्स पर हमला किया था सर। जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना। सर मैंने सुना है कि उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इंडिया के लोग और उनके स्ट्रगल्स और उनकी कहानियां। पर एक सवाल आता है कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था? क्या इंडिया इसमें अकेला था? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों इसको इंडियन पैरेलल सिनेमा बोला जाता है? से 50s के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड सिनेमा में चेंज देखने को मिला। फिल्म मेकर्स ने ये रियलाइज करा कि भाई अब बनी बनाई स्टोरीज और बड़े बड़े सेट्स अब नहीं काम करेंगे, अब ऑडियंस चाहती है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। एंड दैट्स व्हेन इन इटली विटोरियो दे सिका ने बनाई बाइसिकल थीव, जिसके अंदर रियल लोग थे, रियल कहानियां थी और रियल पेन था। एंड दिस वाज कॉल्ड इटालियन न्यूरियलिज्म। I feel like I'm a man changed. I've been cursed since the day I was born. और वहीं फ्रांस में जॉन लुक गोदार्ड और फ्रांसिस ट्रूफोर्ट ने कुछ फिल्म मेकिंग के ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ा, जिससे बना फ्रेंच न्यू वेव, जिसने फ्रांस की फिल्म मेकिंग की पूरी एंटायर ग्रामर को ही चेंज कर दिया। Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désirs. और वहीं जापान में कुरोसावा ने अपने कल्चर को वर्ल्ड सिनेमा के सामने प्रेजेंट किया। और वहीं इंडिया में एक 29 साल के फिल्म मेकर जो कि बिजी थे एडवर्टीजमेंट बनाने में, उनको अभी भी अपनी कुछ कहानियों को बताना था। एक नॉवल बाय बिट्टूभूषण बंदोपाध्याय कॉल्ड पाथेर पांचाली। 1955 में पाथेर पांचाली रिलीज होती है, जो कि रियल लोगों की कहानी थी, जिसमें ना ही कोई स्टार कास्ट थी, रियल लोग थे, रियल कहानी थी, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती है और कांस फिल्म फेस्टिवल में जीतती भी है। और वहाँ पे दुनिया को पता चलता है एक नए डायरेक्टर के बारे में, जिसका कहानी सुनाने का अंदाज काफ़ी अलग था और काफ़ी रॉ था, काफ़ी रियल था। ऋत्विक घातक ने अपनी मूवी के अंदर इंडियन पार्टीशन को बहुत ही रॉ इंटेंसिटी और रॉ इमोशंस के साथ वहाँ की ट्रेजेडी को दिखाया। मृणाल सेन ने अपनी फिल्मों में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और सोशल क्रिटिक को अपनी फिल्मों में उतारा। यही 3 फिल्म मेकर, मृणाल सेन, ऋत्विक घातक एंड सत्यजीत रे, बने हमारे इंडियन पैरेलल सिनेमा के फाउंडिंग फादर्स। बट एक क्वेश्चन अभी भी है, व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन पैरेलल सिनेमा? इसको समझते हैं 1950s और 1960s के मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के साथ। उस टाइम पे स्टार पावर, स्ट्रॉन्ग डांस सीक्वेंसेस, मेलोड्रामेटिक प्लॉट, एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट, स्टूडियो सेट्स और हैप्पी एंडिंग्स ही थी, जो कि कमर्शियल सिनेमा का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला थी। और ये फिल्में चलती भी थी। उस टाइम के सितारे जैसे कि राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार, इनकी कहानियां मेजरली होती थी रोमांस और फैमिली ड्रामा वाली, जिसको देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे और अपनी परेशानियों को घर भूल के आराम से एक एस्केप सिनेमा देखना जाते थे। और जिस पे कुछ गलत भी नहीं है, एंटरटेनमेंट सिनेमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बट पैरेलल सिनेमा कुछ और ही था। सिनेमा एक एंटरटेनमेंट है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रियलिज्म, लोकेशन शूटिंग, मिनिमम बजट,
नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स, रीजनल लैंग्वेज, सोशल कमेंट्री एंड ओपन एम्बिगस एंडिंग। 1970s के टाइम पे पैरेलल सिनेमा एक फुल फ्लेज मूवमेंट बन चुका था। गवर्नमेंट ने एक फिल्म फंडिंग कॉर्पोरेशन बनाई जिसके थ्रू सीरियस फिल्म मेकर्स को फंडिंग मिलती थी उनके सपनों को पूरा करने के लिए। श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, केतन मेहता, कुमार शाहानी, मनी कौल, दीज वर न्यू फिल्म मेकर्स एंड दे स्टार्टेड डाइसेक्टिंग इंडियन सोसाइटी। पैरेलल का मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ चलना। एक सिनेमा जो कि एंटरटेनमेंट देता है, लोगों को खुश रखता है और खुशी देता है, और वहीं दूसरा सिनेमा लोगों की आंखें खोलता है, उन्हें बताता है कि भाई रियलिटी क्या है, रियल कहानियां क्या है और आपके देश में क्या चल रहा है। तो कुछ फिल्मों को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें कि इंडिया की रियलिटी और इंडिया के रॉ इमोशंस को पिक्चर पे बहुत ही बखूबी तरीके से उतारा गया। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन जो कि 1953 में रिलीज हुई थी, जो कि एक कहानी है एक किसान की जो कि कलकत्ता जाता है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। वो वहाँ पे बहुत मेहनत करता है, रिक्शा खींचता है और तमाम तरह के काम करता है, बट सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट है कि उसकी ज़मीन उसके हाथ से चली जाती है और उसी के साथ साथ सारी होप से चली जाती है। पैरेलल सिनेमा की यही एक करेज था कि भाई रियलिटी को दिखाया, ये नहीं कि आपको फॉल्स होप नहीं दी, जो है वो है, जो होता है वो दिखाया जा रहा है। श्याम बेनेगल की सबसे पहली फिल्म अंकुर जो कि 1974 में रिलीज हुई थी, वो एक्सप्लोर करती है एक फ्यूडल इंडिया की कहानी जिसमें एक लैंडलॉर्ड का बेटा अपनी पावर का मिसयूज करके एक दलित वुमन को एक्सप्लॉइट करता है। एक पत्थर, एक कांच का टूटना, जिसका मतलब था रेजिस्टेंस। द फिल्म बिलीव्ड इन सटल्टी, द ट्रूथ वाजंट इन डायलॉग्स, इट वाज इन एक्शन। मारा तूने हराम के जने, इन्हें मुंह नहीं तो पापा काम मांगने आया था। अब का तेरा काम नहीं होना, तेरा पैसा नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना, सब अपने मुर्दे के साथ लेगा तू। मुजफ्फर अली की कहानी गमान, एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी जिसमें वो मुंबई जैसे शहर में अकेला है, जो कि अपने परिवार को मिस कर रहा है और अपनी वाइफ को मिस कर रहा है। फिल्म कैप्चर करती है लोनलीनेस ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन, यानी कि जो लोग किसी दूसरे शहर से यहाँ आते हैं बड़े शहरों में काम ढूंढने के लिए, वो कितने अकेले पड़ जाते हैं। आधे से ज्यादा पैसा तो आ जाए मतलब चाहिए, बच्चे का हाथ में। गोविंद निलानी की अदसत्ते, जिसके अंदर ओम पुरी जी एक कॉप का रोल प्ले करते हैं जो कि एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, बट सिस्टम ही इतना करप्ट है कि वो क्या करे। फिल्म पूछती है कि अगर सिस्टम इतना ब्रोकन है तो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर क्या करेगा। ओम पुरी जी की परफॉर्मेंस उस मूवी में बहुत ही रियल थी, बहुत ही रॉ थी और बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। किधर रखा है ट्रांजिस्टर? नहीं चुरा मैंने। साले दूसरों का हक चुराते हो, कीड़े साले गंदगी। और फिर रिलीज होती है 1983 में जाने भी दो यारो, जो कि एक डार्क कॉमेडी मूवी थी और उस टाइम के हिसाब से काफी अलग मूवी थी। फिल्म करप्शन, मीडिया, पॉलिटिक्स को काफी एब्सर्ड सटायर वे में प्रेजेंट करती है। उस टाइम पे ये फिल्म कमर्शियल नहीं थी, काफी ज्यादा चली नहीं, बट आज के टाइम पे कल्ट क्लासिक मूवी है। मुंबई की 40% आबादी 40% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है। जनालो खबरदार मैगजीन, ये हमारा बारे में क्या उल्टा सीधा खबर छापता है? खबरदार मैगजीन का हर एक काम बड़ा सीक्रेट होता है। 1 2 3। इस बार जो तुम्हें काम करना है वो बहुत खतरनाक है। हमारा कंट्री की तरफ से सलाम। तो ये कुछ कहानियां थी जो कि काफी अनकंफर्टेबल थी, बट ये काफी नेसेसरी भी थी और काफी इंपॉर्टेंट भी थी। बट यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर ये कहानियां इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो ये फेल क्यों हुई? देखो 1980s के टाइम पे पैरेलल सिनेमा अपनी पीक पे था, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी आ रहे थे, बट एक चीज़ थी जो कि नहीं आ रही थी और वो थी ऑडियंस। चॉइस वॉज वेरी सिंपल, पैरेलल सिनेमा कम्पीट ही नहीं कर पाता। अब आप एक चीज़ सोचो, जो बंदा पूरे दिन काम करके थकार के पिक्चर देखने आ रहा है, तो क्या वो ये चाहेगा कि उसको उसकी दिक्कत होगा एक रिमाइंडर दिया जाए? नहीं, उन लोगों का पर्पस सिर्फ फिल्म देखने का ये होता है कि वो थिएटर में आए, अपनी परेशानियों को भूल के एंटरटेन होके
घर जाके चैन की ज़िंदगी, चैन की रात सोए और अगले दिन फिर काम पे जाए। और इस चीज़ का हम इल्ज़ाम भी किसी पे नहीं डाल सकते। ना ही इसमें पैरेलल सिनेमा की गलती है, ना ही इसमें कमर्शियल सिनेमा की गलती है, और ना ही उस ऑडियंस की गलती है जो उस पैरेलल सिनेमा को देखती ही नहीं, उन फिल्मों को देखती ही नहीं जो कि रियलिटी बताती हैं। 1990s के टाइम पे पैरेलल सिनेमा को ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। बट क्या पैरेलल सिनेमा सच में मर गया था? नहीं। इन 2000 मल्टीप्लेक्सेस इंडिया में आते हैं। डिजिटल कैमरास आर नाउ अफोर्डेबल एंड अ न्यू जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स एमर्ज। अब ये जो फिल्म मेकर्स होते हैं ये कोई डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं होते हैं पैरेलल सिनेमा के, बट इन देयर डीएनए देयर वाज सेम रियलिज्म। फिल्म मेकर लाइक अनुराग कश्यप, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनाई जो कि काफ़ी वायलेंट भी थी, बट देयर वाज ओनली ग्रे कैरेक्टर्स, देयर वाज नो हीरो, देयर वाज नो विलन, देयर वाज ऑल ग्रे कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक नीलानी एंड बेनेगल। दिवाकर बैनर्जी की खोसला का घोंसला, जो कि एक कॉमन मैन की स्ट्रगल्स को शो करती है, और शांघाई जैसी फिल्म जो कि पॉलिटिक्स को एक्सपोज करती है। सेम सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जस्ट लाइक इन पैरेलल सिनेमा। नीरज गवान की मसान। अब इस फिल्म की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। फिल्म लोनलीनेस, डेथ और कास्टिज्म को ब्यूटीफुल तरीके से दिखाती है, एंड इस वजह से ये फिल्म इंटरनेशनली भी काफ़ी रिकॉग्नाइज हुई, काफ़ी अवार्ड जीते। एंड इस फिल्म के अंदर वही सेम क्वालिटीज़ थी जो कि एक पैरेलल सिनेमा मूवी के अंदर होती हैं। आज के टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और भी कई प्लेटफॉर्म इस लेगेसी को आज भी कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारी इंडी फिल्म्स मिल जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग करती हैं, जैसे कि पाताल लोक जो कि क्राइम और कास्टिज्म से डील करती है, सेक्रेड गेम जो कि करप्शन और पॉलिटिक्स से डील करती है, न्यूटन जो कि डेमोक्रेसी और राइट टू वोट से डील करती है, और ऐसी कई सारी फिल्में हैं, कई सारी स्टोरीज हैं जो कि दे आर वेरी नेचुरल, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। पैरेलल सिनेमा कोई फॉर्मूला नहीं है, पैरेलल सिनेमा कोई कोर्स नहीं है, पैरेलल सिनेमा एक फिलॉसफी है। अब उस फिलॉसफी को आपने समझना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि भाई आप उस फिल्म मेकिंग को कितना समझते हो, उस कहानी को कितना समझते हो, और आपके अंदर कितनी इच्छा है उस कहानी को समझाने के लिए। तो अगर आज आप एक फिल्म देखते हो तो आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना कि ये फिल्म मुझे क्या दिखा रही है, बिकॉज सिनेमा इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पैरेलल सिनेमा हमको इसी चीज़ का रिमाइंडर दिलाता है। बट एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है, कल को हम अपनी कहानी बताएंगे तो हम सच का सहारा लेंगे या सिर्फ हम इसको एक स्पेक्टेकल के थ्रू दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, एंड कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ देना पैरेलल सिनेमा के बारे में, या फिर आप कोई ऐसी फिल्म जो रेकमेंड करना चाहते हो जो कि मुझे देखनी चाहिए, एंड आपके जो भी थॉट्स हो फिल्म मेकिंग या जो भी फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी, इनसे भी रिलेटेड आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।